कभी सोचा है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े कार बाजारों में से एक होकर भी अपनी गाड़ियों के दिमाग और दिल के लिए दूसरे देशों पर क्यों निर्भर है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और उस बहुत बड़े मौके पर से पर्दा उठाएंगे जो भारत को सिर्फ एक असेंबली लाइन से एक इंजीनियरिंग पावर हाउस में बदल सकता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या भारत आने वाले दशकों तक सिर्फ पुर्जे जोड़ता रहेगा या फिर हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाएंगे, डिजाइन करेंगे और पूरी दुनिया को बेचेंगे? देखिए, यही चुनाव हमारे ऑटोमोटिव भविष्य की दिशा तय करने वाला है। और यहीं पे एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। हम दुनिया में चौथे सबसे ज्यादा गाड़ियां खरीदते और बनाते हैं, लेकिन हमारी सड़कों पे दौड़ने वाली हर कार का लगभग 30 से 40% हिस्सा, और वो भी सबसे कीमती और हाईटेक हिस्सा, आज भी विदेशों से आता है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है ना? तो चलिए जरा इस इंपोर्ट गैप को और करीब से देखते हैं। आखिर वो कौन से हिस्से हैं जिनके लिए हम इतने निर्भर हो गए हैं? आइए पता लगाते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2 से 3 लाख करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो हर साल, जी हाँ हर साल, देश से बाहर जाती है, सिर्फ ऑटो पार्ट्स खरीदने के लिए। अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती तो है, पर यही हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा मौका भी है। समस्या की असली जड़ यहाँ है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स। ये हमारी गाड़ियों का दिमाग है और हम इस दिमाग का 80% हिस्सा बाहर से मंगवाते हैं। मतलब हर 5 में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक चिप ही भारत से जुड़ी हुई है। और अगर हम भविष्य की बात करें, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, तो कहानी और भी चिंताजनक हो जाती है। बैटरी सेल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो एक ईवी का दिल और आत्मा है, उनमें से 70% हम इंपोर्ट करते हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हम शुरू होने से पहले ही पिछड़ते दिख रहे हैं। और जब बात आती है सबसे एडवांस्ड सेफ्टी की, यानी ADAS, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, जो हादसों को रोकते हैं, तो हमारी निर्भरता 85% तक पहुंच जाती है। इसका सीधा मतलब है कि हमारी सुरक्षा की सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी हमारे अपने हाथ में है ही नहीं। तो मुद्दा ये नहीं है कि हम चीजें बना नहीं सकते, हम बेहतरीन कारें बना सकते हैं। असली कमी है उन चीजों के मालिकाना हक में जो उन्हें स्मार्ट बनाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP और पूरे सिस्टम का डिजाइन। हम शरीर तो बना रहे हैं, लेकिन दिमाग बाहर से ला रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस बड़ी खाई को भरा कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि एक प्लान है। आइए भारत के लोकलाइजेशन रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल 3 फेज का मॉडल है। पहले 1-2 साल हम असेंबली और टेस्टिंग में महारत हासिल करेंगे। फिर अगले कुछ सालों में हम डिजाइन को भारत के हिसाब से ढालेंगे, और आखिरी में 4 से 7 साल के अंदर हम पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का निर्माण शुरू कर देंगे। इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जैसी पेचीदा चीजें पेटेंट से सुरक्षित होती हैं, इसलिए हम उन्हें इंपोर्ट करते हैं। तो इसका समाधान क्या है? जर्मनी या जापान की टॉप कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करना, टेक्नोलॉजी को भारत में लाना और यहां एक वर्ल्ड क्लास टूलिंग इकोसिस्टम खड़ा करना। यह नकल करना नहीं, बल्कि पार्टनरशिप करके सीखना और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये तो हुई बड़ी कंपनियों की बात, लेकिन नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसमें क्या है? स्टार्टअप्स इस खेल में कहां से एंट्री ले सकते हैं? चलिए इससे समझते हैं। स्टार्टअप्स के लिए सुनहरा नियम यह है, कम पूंजी और ज्यादा बौद्धिक संपदा। इसका मतलब है उन एरियाज पर फोकस करना जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की नहीं, बल्कि बड़े और अनोखे आइडियाज की जरूरत है। ये दिमाग की ताकत का खेल है, पैसों के जोर का नहीं। और ऐसे मौके हर तरफ हैं। बैटरी को मैनेज करने वाले स्मार्ट सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर मोटर को कंट्रोल करने वाले फर्मवेयर लिखने तक, या फिर गाड़ियों को हैकर से बचाने वाली साइबर सिक्योरिटी बनाने तक, ये सब ऐसे फील्ड्स हैं जहां एक शानदार आइडिया अरबों डॉलर की फैक्ट्री पर भी भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, स्टार्टअप्स अकेले तो काम नहीं कर सकते। तो आइए उन बड़े खिलाड़ियों पर भी एक नजर डालें जो इस मैदान पर पहले से ही मौजूद हैं। यहाँ कुछ बड़े नाम हैं। पैसेंजर गाड़ियों में मारुति सुजुकी और टाटा मोटर से लेकर कंपोनेंट्स में संवर्धन मदरसन और इलेक्ट्रॉनिक्स में बॉश तक। ये वो कंपनियां हैं जिनके साथ स्टार्टअप्स पार्टनरशिप कर सकते हैं, जिन्हें वो अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं या फिर जिनसे उन्हें मुकाबला करना पड़ सकता है। और इस बदलाव को रफ्तार देने के लिए सरकार भी अपना रोल निभा रही है। ऑटो के लिए PLI स्कीम, सेमीकॉन इंडिया मिशन और मेक इन इंडिया जैसी पहले एक मजबूत जमीन तैयार कर रही हैं, जो इस लोकलाइजेशन को सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बनाने में मदद कर रही हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी?
ये आखिरी लाइन इस पूरी कहानी का सार है। भारत में बनाने की क्षमता की कोई कमी नहीं है, कमी है टेक्नोलॉजी के मालिकाना हक की। ये पूरा रोड मैप इसी मालिकाना हक को वापस पाने के बारे में है। सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं, बल्कि डिजाइन्ड एंड ओन्ड इन इंडिया। तो सवाल ये है, इस मौके का फायदा उठाकर भारत का अगला ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट चैंपियन कौन बनेगा? शायद कोई जो अभी ये सब देख और सुन रहा